नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर होगी। 5 तस्वीरें आप देख लीजिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम भगवान गणेश से, जहां आज 10 दिन तक चले गणेश उत्सव का आखिरी दिन है। सीएम शिवराज ने भी परिवार के साथ भगवान गणेश को विदाई दी। दूसरी खबर में हम बताएंगे कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। तीसरी खबर इंदौर भोपाल से जुड़ी हुई है, जहां लोकायुक्त की टीम ने जिला खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। चौथी खबर गंज बासुदा से, जहां किसानों की खराब हुई फसलों को लेकर कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा कर दिया। पांचवी और अंतिम खबर में हम बताएंगे कि कैसे निवाड़ी जिले में स्वच्छता अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश समेत देश भर में चले 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आज आखिरी दिन है। लोग बड़े ही धूमधाम से भगवान गणेश को विदाई दे रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज अपने पूरे परिवार के साथ अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर गणेश जी का विसर्जन घर में बने कुंड में ही किया और प्रदेश की जनता से भी आग्रह किया कि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बड़े आयोजन ना करें। भगवान गणेश का विसर्जन अपने घरों में करें, घर में छोटे कुंड बनाकर विसर्जित करें। सीएम शिवराज ने कहा, गणेश जी जहां विसर्जित हों वहां पौधा रोपित करें और भगवान की आराधना करें। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान गणेश की आराधना कर प्रदेश की सुख शांति समृद्धि की कामना की है। तो कोरोना काल में सब कुछ वैसा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है। वही गणपति बप्पा है और वही गणपति बप्पा मोरिया के नारे हैं। विघ्नहर्ता है गणपति बप्पा, लेकिन कोरोना काल में बस थोड़ी सी ही सावधानियों का आपको पालन करना है। और गणेश चतुर्थी भी आप बड़े ही धूमधाम से अपने घरों में मना सकते हैं, लेकिन परिवारजनों के साथ, किसी बाहर वाले को ना बुलाइएगा। चलिए और भी जानकारियां हम ले लेते हैं। कहां कहां कुंड बने हुए हैं, कहां विसर्जन की व्यवस्थाएं की गई है नगर निगम के द्वारा। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शिवराज जी ने तो मैसेज दे दिया कि घर में विसर्जन कीजिए, गणपति बप्पा के विसर्जन होने के बाद जो मिट्टी निकले वहां पर पौधा लगाइए, लेकिन बाकियों के लिए क्या कुछ इंतजामात हैं वैभव?
बिल्कुल इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम के द्वारा भी विसर्जन कुंड बनाए गए हैं। हमने वैसे भी देखा कि कोरोना काल में सभी त्योहार एक तरह से फीके हो गए हैं और पहले ही जिला प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी कि बड़ी बड़ी प्रतिमा लगाकर झांकी न लगाई जाए। लोग अपने घरों में गणपति जी को स्थापित कर उनकी प्रतिमा को और उनसे प्रदेश की सुख समृद्धि की उनसे कामना करे, अपनी मनोकामना पूरी करने की भगवान से प्रार्थना करे। तो हमने देखा कि शिवराज जी भी जो हर साल प्रतिमा लेके जाते थे, फिर विसर्जन करने के लिए सैर सपाटा स्थित कुंड में पहुंचते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने घर में ही गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित किया है। सीएम हाउस में ही कुंड बनाया गया था, जहां पर उन्होंने पहले, चूंकि अनंत चतुर्दशी का दिन है, एक पवित्र दिन है, पहले विधि विधान के साथ विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा अर्चना की गई। पूरे सीएम हाउस का स्टाफ इस पूजा अर्चना के वक्त में मौजूद था। शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह के साथ ही तमाम अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने मध्य प्रदेश को कोरोना के संक्रमण से जल्द मुक्ति मिले, इसको लेकर विघ्नहर्ता गणेश से प्रार्थना भी की। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करते हुए गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इसके साथ ही जो भोपाल का बड़ा तालाब है, शीतलदास की बगिया है और जो अन्य स्थानों पर विसर्जन करने के लिए लोग पहुंचते थे, लेकिन आज उस तरह की भीड़ नजर नहीं आ रही लोगों की। लोग अपने घरों में ही गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन कर रहे हैं और जो कुछ लोग हैं जो विसर्जन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो नगर निगम के द्वारा जो कुंड बनाए गए हैं, एक तरह से प्लास्टिक का हम कह सकते हैं ड्रम होता है, पानी भरा गया है, उसमें गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित कर प्रदेश की सुख समृद्धि और मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना श्री गणेश से की जा रही है। बिल्कुल, वैभव और तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ घर में ही एक विसर्जन किया है। उन्होंने एक टैंक बनाया है छोटा सा, जिसमें वो विसर्जित कर रहे हैं। एक संदेश देने की कोशिश है और जब जिन्हें हम फॉलो करते हैं वो अगर तमाम चीजों का पालन करते हैं तो जनता के प्रति एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। और जब हम कोरोना काल के वक्त हो, लोगों को यही समझाने की कोशिश कि कुछ भी नहीं बदला है, सारी चीजों को अनलॉक किया जा रहा है धीरे धीरे, और ऐसे में बस सार्वजनिक आयोजन ही तो नहीं हो रहे हैं, बाकी तो सभी हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल, बाकी सब हम आयोजन भी कर रहे हैं, त्योहारों को भी मना रहे हैं, लेकिन त्योहारों को मनाने का तरीका जरूर बदल गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। भोपाल में भी प्रतिदिन 100 से 150 से ज्यादा मरीज कोरोना के मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी त्योहारों को मनाना है और इसलिए जिला प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई थी कि इस बार बड़ी बड़ी झांकियां ना लगाई जाएं, क्योंकि झांकियां होती हैं, बड़ी संख्या में लोग एक स्थान पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन नहीं हो पाता। तो अगर ये नियम का पालन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण भी तेजी से बढ़ता जाएगा। और आज हमने देखा कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने नए गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया, पूजा अर्चना भी की और मध्य प्रदेश को कोरोना से जल्द मुक्ति मिल सके इसकी प्रार्थना भी की। तो अब लोगों को भी समझना होगा, लोगों को भी जागरूक होना होगा, क्योंकि अगर कोरोना के संक्रमण से लोगों को अपने आप को दूर रखना है तो हमें WHO के द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई उसका पालन करते हुए अपने त्योहारों को मनाना होगा, अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते हुए उनसे मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना भी करनी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया वैभव। देखिए, पूजा पाठ तो आप करते हुए देख ही रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपत्ने का पूजा पाठ कर रहे हैं। भगवान गणपति को प्रसन्न करने के लिए आरती, ढोल की सब तरह की आवाजें आ रही हैं जो आरती में होती हैं, और बड़े ही धूमधाम से घर में ही गणपति जी का विसर्जन किया। लेकिन खास बात ये कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह जी ने 56 भोग बनाए हैं और उसके बारे में भी वो बता रही हैं, पूजा पाठ के बारे में बता रही हैं, गणपति जी के बारे में बात कर रही हैं। आपको वीडियो सुनवाते हैं। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणेश जी हर घर घर पे विराजमान है। हम सब पर गणेश जी की कृपा रहे, ऐसे हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैं हमेशा की तरह इस बार भी हमारे बाढ़ वाले गणेश जी को 56 भोग लगा रही हूँ। मैं पिछले 14 साल से भगवान के मंदिर में 56 भोग लगा रही हूँ और ये 56 भोग मैं 2 दिन में अपने घर में तैयार करती हूँ। इसमें मैं अलग अलग तरह के लड्डू, बहुत सारे व्यंजन है मैं जिसके नाम मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको एक एक करके शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले गणेश जी को बेसन का लड्डू बहुत प्रिय है, जिसकी शुरुआत में बेसन के लड्डू से करती हूँ। लड्डू के बाद में ये है मोरधन का लड्डू है, फिर ये काले तिल का लड्डू है, ये आटे का लड्डू है, ये सूजी का लड्डू है, ये सफेद तिल का लड्डू है, और ये ड्राई फ्रूट के लड्डू है, ये मूंगफली दाना के लड्डू है, और ये मुरमुरे के लड्डू है। फिर ये तिल के लड्डू है जो गुड़ में हमने बनाया है। साथ में बूंदी के लड्डू है जो गणेश जी को बहुत प्रिय है। चने की दाल के लड्डू है, ये है नारियल के लड्डू है, ये है मखाने के लड्डू है। ये लड्डू हो गए, वो कहते हैं ना, लड्डू मन को भोग लगे संत करे सेवा। जो गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है। वैसे तो गणेश जी का पेट इतना बड़ा है कि वो सब कुछ खाते हैं, लेकिन लड्डू उनका और मोदक बहुत प्रिय है।
फिर हमने शुरुआत करी है, ये बालूशाही बनाई है। बालूशाही के बाद में सातोड़ी है, इसमें खसखस को भूज करके उसमें तो 56 भोग का प्रसाद चढ़ाती हैं साधना सिंह जी गणपति बप्पा को, और ये लगातार वो 14 साल से करती आ रही हैं, खुद बनाती हैं और गणपति जी को खिलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में रोज बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 1532 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 229 मामले सामने आए। मंगलवार को भी भोपाल में कोरोना के 199 नए मरीज मिले, जिसके बाद अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 63,965 हो चुकी है। लेकिन कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक अब प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा। रविवार को लागू किया गया लॉकडाउन भी खत्म कर दिया गया है। सिर्फ कंटेनमेंट जोन में पाबंदी रहेगी। अगर किसी ने सीधे सरकार की अनुमति के बिना लॉकडाउन कर दिया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अनलॉक 4 के तहत अब 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक समेत अन्य कार्यक्रमों को करने की अनुमति होगी। हालांकि इनमें अधिकतम 100 लोगों को ही शामिल किया जा सकेगा। साथ ही इन कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और थर्मल स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर रखा है, जरूरी माना गया है। प्रदेश के सभी कारखाने 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। प्रदेश में आने जाने के लिए अब से किसी भी तरह के परमिट या पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा की छात्र स्वैच्छिक वॉलंटरी के आधार पर शिक्षकों के मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल वो जा सकेंगे। प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल, मॉल वगैरह खोले जा चुके हैं। वहीं 21 सितंबर से ओपन थिएटर भी खोलने की अनुमति रहेगी। हालांकि सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल बंद ही रहेंगे। अब मध्य प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट और बार हैं वो भी खुल सकेंगे। साथ ही रिजॉर्ट्स और सिविलियन क्लब भी खोले जाएंगे। हालांकि सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल पर पाबंदी अभी भी बरकरार है। इतवार का भी लॉकडाउन मध्य प्रदेश में आज से नहीं रहेगा। रविवार का भी लॉकडाउन समाप्त किया जा रहा है। कोई भी लॉकडाउन केंद्र के बिना पूछे नहीं होगा। उसके लिए उन्हें केंद्र से गाइडलाइन के तहत करना पड़ेगा, और अगर किसी ने सीधा लॉकडाउन कर दिया तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। कंटेनमेंट जोन जहां पर होगा सिर्फ वहां पर ही अब लॉकडाउन लग सकता है, बाकी कहीं भी लॉकडाउन नहीं होगा। 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, रैलियां, खेल, ये सभी समाप्त हो जाएंगे और लगभग 100 लोगों की संख्या उसमें निर्धारित होगी। मध्य प्रदेश के सभी कारखाने अब 100% की कैपेसिटी पर चालू रहेंगे। प्रदेश में आने, प्रदेश में जाने, बाहर जाने, अंदर आने, कहीं भी कोई देश के अंदर प्रदेश किसी परमिट की ई पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। 9वीं से 12वीं के छात्र वो स्वैच्छिक वॉलंटरी के आधार पर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने हेतु स्कूल जा सकेंगे। मतलब 21 तारीख से ये बात प्रभावी होगी। स्कूलों में मार्गदर्शन के लिए वो जाना चाहे कंटेनमेंट जोन छोड़ के, तो धार्मिक स्थल, मॉल वगैरह सब खोल दिए गए। एयर थिएटर ये 21 तारीख से प्रारंभ होंगे। तो चलिए अनलॉक 4 की गाइडलाइन नरोत्तम मिश्रा जी ने बता दी क्या कुछ खुलेगा क्या कुछ नहीं खुलेगा, लेकिन हालांकि जो बताया उन्होंने उसके हिसाब से सब कुछ ओपन है। लेकिन जो स्विमिंग पूल्स हैं उन्हें बंद किया गया है, सिनेमा हॉल्स है फिलहाल उन पर पाबंदी बरकरार है। राजनीतिक कार्यक्रम भी, सामाजिक कार्यक्रम भी शुरू हो जाएंगे 21 के बाद, लेकिन उसमें भी जो लोगों की संख्या है वो 100 ही बताई जा रही है। और जानकारी ले लेते हैं, रिजवान संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रिजवान, अनलॉक 4 को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? रिजवान आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है रिजवान को आवाज नहीं मिल रही है। तो हम कोरोना को लेकर बात कर रहे थे। कोरोना को लेकर ही तमाम लॉक्स, यानी जो देश में लॉकडाउन किए गए थे वो हमने देखे, लेकिन अब हम अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 और अनलॉक 4 तक हम पहुंच गए हैं। चीजें अब पहले की तरह होने लगी हैं, लेकिन बदलाव हुए हैं। यानी कि पहले कोरोना नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, मास्क नहीं था, बार बार सैनिटाइज करने का ध्यान नहीं रखना पड़ता था, लेकिन हम इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आपको तमाम काम करने हैं। और अब जब अनलॉक 4 हो गया है,
21 तारीख के बाद से और भी सारी चीजों को ओपन कर दिया जाएगा। रिजवान संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद, अनलॉक 4 को लेकर क्या कुछ जानकारी रिजवान? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, राजधानी भोपाल में पहले जो है रविवार के दिन भी लॉकडाउन रहा करता था, लेकिन वही तो मिश्रा ने जो है इतवार का भी लॉकडाउन अब खत्म कर दिया गया है, लेकिन कंटेनमेंट एरिया जो पहले से बने हुए हैं वहां पर अभी भी सख्ती जारी है। अभी बैरिकेडिंग लगा रखी है, जो भी कोरोना पॉजिटिव निकलता है वहां पर जो है बैरिकेडिंग की जाती है। कंटेनमेंट एरिया में अभी भी छूट नहीं दी गई है। बाकी मार्केट की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से मार्केट जो है इतवार के दिन भी खुल सकेंगे। तमाम जो बैरिकेडिंग पहले की गई थी, जो लगे हुए थे, जो गली मोहल्लों में बैरिकेडिंग की गई थी, अब वो हटा दी जा रही है। धीरे धीरे बताया जा रहा है कि जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मौतों का आंकड़ा जो है 200 से पार हो चुका है राजधानी भोपाल में। जी रिजवान, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जो कारखाने हैं उन्हें भी खोलने की बात कही जा रही है। अनलॉक 4 में बहुत सारी चीजें हैं जिनको डिटेल्स के साथ हम आपको बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकायुक्त पुलिस ने इंदौर में तैनात रहे जिला खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रकरण दर्ज किया है। मंगलवार को लोकायुक्त पुलिस की एक टीम ने सुबह 5:30 बजे भोपाल और इंदौर में एक साथ छापेमार कार्रवाई की। खन्ना के भोपाल के गोविंदपुरा स्थित बंगले पर भोपाल की टीम की तरफ से कार्रवाई की गई, तो वहीं इंदौर के पटेल नगर स्थित फ्लैट पर भी छापामार कार्रवाई की गई। आपको बता दें, हाल ही में खन्ना का ट्रांसफर इंदौर में श्योपुर जिले में किया गया। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों को छापेमारी में आय से अधिक संपत्ति को लेकर कई कागजात मिले, जिसके साथ ही उनके भोपाल स्थित आवास से 13 लाख कीमत का सोना, 1 लाख कीमत की चांदी, 9 लाख रुपए नकद, 2 कार, 4 पहिया वाहन और इंदौर में एक प्लॉट होने की जानकारी मिली है। आपको बता दें, आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की। खन्ना का तबादला इंदौर से 2 माह पहले बाईपास के पास पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के करीबियों के अवैध खनन न रोक पाने पर किया गया था। लोकायुक्त और पुलिस की टीम छापेमारी में मिले दस्तावेजों की जांच कर रही है। खन्ना के भाई भी उनके घर में रहते हैं, इसलिए पुलिस भाइयों की संपत्ति की भी जांच कर रही है। लोकायुक्त अफसर के मुताबिक खन्ना के खिलाफ ये कार्रवाई 200% से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर की गई। आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिलने के बाद जिला खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के भोपाल स्थित निवास पर लोकायुक्त का छापा मारा गया था। शिकायत मिलने के बाद भोपाल निवास पर जो कार्रवाई चल रही थी लगभग पूरी हो चुकी है। हमारे साथ लोकायुक्त डीएसपी प्रवीण सिंह साहब हैं। सर साहब, कार्रवाई पूरी हो गई, क्या जानकारी? नहीं, अभी कार्रवाई पूरी नहीं, अभी तो और डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं हम लोग। अभी तक की जो स्थिति है उसमें जो 9 लाख रुपए कैश हैं और लगभग 13 लाख रुपए का जो है स्वर्ण जेवरात हैं और 1 लाख रुपए के रजत जेवरात, इस प्रकार कुल 14 लाख रुपए के आभूषण हुए मिले हैं। 2 गाड़ियां जो सुबह थी 4 व्हीलर, एक ब्रेजा और एक मारुति जैन, इसके अलावा 4 2 व्हीलर वाहन, इतना सब अभी मिला है। और इंदौर की सर्च कार्यवाही में वहां एक फ्लैट है जहां पर इनका किराए से रहना बताया जा रहा है, उसके भी डॉक्यूमेंट्स अभी खंगाले जा रहे हैं। साथ ही 183 माउंट बर्ग कॉलोनी में जो है इनका एक बंगला है जो लगभग 3200 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, वो अभी उसकी भी सर्च की जानी है, शेष है। सर, भोपाल का ये जानकारी सामने आ चुकी है, इंदौर में भी कार्रवाई चल रही है? हाँ, ये अभी तक की भोपाल की अपडेट थी। इंदौर में भी हमारी एक टीम सर्च कर रही है, एक टीम और अभी सर्च करेगी। सर, शिकायत क्या मिली थी, मतलब जो बात हुई, कार्रवाई की शुरुआत की आप लोगों ने? तत्कालीन खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना जो इंदौर में पदस्थ थे, इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की जो है शिकायत संगठन में की गई थी, जिसका गोपनीय सत्यापन किया गया था और शिकायत प्रथम दृष्टया सत्य पाई गई थी, जिस पर कल दिनांक 31/8/2020 को इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए आज 1/9/2020 को प्रातः सर्च की कार्रवाई की गई थी। इनिशियली 2 स्थानों पर सर्च की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी, जिसमें इनका 171 MIG 171 गौतम नगर स्थित भोपाल का निवास था और दूसरा जो इनका पटेल नगर में पटेल अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 302, जिसमें अभी वर्तमान में इनके बच्चे निवासरत थे, वो उसकी सर्च की गई थी। तभी एक और इनका नया आवास जो कि इंदौर बाईपास रोड पर माउंट बर्ग कॉलोनी में है 183 नंबर का, वो पता लगा है जो 3200 स्क्वायर फीट का, जिसमें लगभग 1 करोड़ 20 लाख से अधिक की राशि का जो है इन्वेस्ट करते हुए उसको बनाया गया है।
अभी उसकी भी सर्च की जाना शेष है। बिल्कुल, ये तो थे हमारे साथ लोकायुक्त डीएसपी ने स्पष्ट रूप से बताया कि इंदौर में भी कार्रवाई चल रही है, भोपाल में भी कुछ दस्तावेज मिलने को खंगाला जा रहा है। स्पष्ट रूप से जो शिकायत मिली थी कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है, गोपनीय उसकी चेक किया गया था, उसकी जांच की गई थी, शिकायत सत्य पाई गई थी, उसके बाद भोपाल और इंदौर में एक साथ कार्रवाई की गई थी। कैमरा पर्सन रेहान के साथ वैभव गुप्ता, नाज़िर टीवी, भोपाल। भारी बारिश के चलते मध्य प्रदेश में किसानों की ज्यादातर फसल बर्बाद हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद किसानों के खेतों में जाकर जायजा ले चुके हैं, तो दूसरी तरफ किसानों की बर्बाद हुई फसल को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने में जुट गई है। गंज बासोदा में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला, जहां पूर्व विधायक निशंक जैन के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस क्षेत्र में सोयाबीन, उड़द और मूंग की फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों की आवाज उठाने तहसील कार्यालय तक पहुंच गए। इस दौरान तहसील कार्यालय में प्रवेश के दौरान कांग्रेसियों और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी हुई, जिसके बाद पूर्व विधायक सहित तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय के सामने नीचे जमीन पर ही बैठ गए और फिर अनुविभागीय अधिकारी राजेश नायक को कांग्रेस जनों के बीच आकर ज्ञापन लेना पड़ा। सौंपे गए ज्ञापन में किसानों की ऋण वसूली स्थगित करने के साथ साथ पीड़ित किसानों को 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जल्द मुआवजा राशि देने की मांग की गई। तो भारी बारिश हुई, जिसके बाद हमने देखा बाढ़ के हालात भी बन रहे हैं, लेकिन इस बीच यहाँ गंज बासोदा में कांग्रेसियों के साथ किसानों का ये प्रदर्शन, जिसमें कांग्रेसी पहुंचे कार्यालयों में और उसके बाद एसडीएम से भी मुलाकात की, उनका ज्ञापन लिया गया। मनोज संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है, हमें और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए। मनोज, क्या ये कांग्रेसी ही थे या किसान भी इनमें शामिल थे? जिस तरह का ये प्रदर्शन देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे कांग्रेसी कार्यकर्ता। जी जी बिल्कुल, क्षेत्र में पारुल जी सोयाबीन और उड़द मूंग की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। पहली बार एक नया रोग लगा है, फसलों की तने में कोई हिल्ली है जो अंदर ही अंदर उन्हें खोखला कर रही, तो फसलें लगभग पूरी नष्ट हो चुकी हैं। उसी मामले को लेकर यहाँ पे कांग्रेस के पूर्व विधायक निशंक जैन के नेतृत्व में ये किसानों को मुआवजा देने के लिए आंदोलन किया गया था। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा थी और किसान कम थे। उनके द्वारा जब तहसील में अंदर प्रवेश का प्रदर्शन किया जा रहा था, उसी दौरान पुलिस से कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। इन कार्यकर्ताओं ने निशंक जैन के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और उनके मुआवजे की मांग उठाई, जिसमें मूंग, उड़द और सोयाबीन फसल का सर्वे कराकर मुआवजे की मांग के साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ देने की बात भी इस ज्ञापन में कही गई है। जी पारुल, ये जैसे कि आपने बताया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, पुलिस से भी झूमा झटकी की खबरें उनकी आ रही हैं, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, कांग्रेस के झंडे भी दिख रहे हैं। निशंक जैन शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कर रहे थे अपना, वैसे उन्हें जरूरत तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी किया, तो उसके पीछे की वजह क्या ढूंढ रहे हैं? किसानों को अपने पक्ष में लाना या फिर कोई और बात? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कांग्रेस का में से शक्ति परीक्षण भी कह सकते हैं। इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा थी और यहाँ के जो पूर्व विधायक निशंक जैन, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ और कहीं ना कहीं ये किसानों के पक्ष में कांग्रेस खड़ी होकर अपना दिखाना चाह रही थी कि हम किसानों के रहनुमा हैं। इस ज्ञापन में एक बात का उल्लेख भी किया गया था कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने किसानों के हक में जो फैसले लिए थे उनको शिवराज सरकार नहीं कर रही है। इस मामले को भी, इस बिंदु को भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उठाया। जी चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए मनोज। तो साफ है कि यहाँ गंज बासोदा में, जैसे कि हमें जानकारी दे रहे थे मनोज, कांग्रेस के झंडे देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसानों की समस्याएं हैं इन किसानों के साथ या कांग्रेसियों का शक्ति प्रदर्शन। निशंक जैन जो कि यहाँ के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके नेतृत्व में तमाम लोग इकट्ठा हुए। कांग्रेसी यहाँ ज्यादा दिखाई दिए, बनस्पत किसान के झूमा झटकी हुई पुलिस के साथ, और भी कई तरह की खबरें जो हमने आपको बताई, मनोज ने भी आपको बताई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना जैसी महामारी की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन जगह जगह स्वच्छता अभियान चला रहा है, लेकिन प्रदेश के निवाड़ी जिले में यह अभियान सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर रह गया, जिसका ताजा उदाहरण जिले के तरीचर कला कस्बे में दिखने लगा है। स्वच्छता के नाम पर यहाँ कुछ नहीं, गांव में स्वच्छता अभियान के नाम पर सिर्फ मुख्य सड़कों के किनारे साफ सफाई करवा दी जाती है। नगर के अंदर की सड़कों का हाल बेहाल है। जब हमारी टीम सड़कों का जायजा लेने गांव में पहुंची तो ग्रामीणों ने बताया कई सालों से यहाँ कीचड़ जमी हुई है।
सड़क पर पानी भरने के कारण मच्छरों का प्रकोप बना रहता है, बीमारियां फैलती हैं, महामारी भी फैलने की आशंका हमेशा ही यहाँ बनी रहती है। लेकिन इसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी सुध देने की कोई कोशिश नहीं करते, तैयारी नहीं है। इस संबंध में जब तरीचर कला मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवाब सिंह परमार से बात की गई तो उन्होंने पिछले अधिकारियों पर ही ठीकरा फोड़ दिया और पैसों की कमी होने का हवाला देकर अपना पलड़ा झाड़ लिया। समस्या साहब ये है, ये पानी भरा है इधर पूरा, बच्चे लोग निकलने में परेशान है, नाली है नहीं है, पूरी रास्ता में पानी भरा है, आगे भी भरा है सब रोड किनारे, कोई सुनता नहीं है। शिकायत साहब कहते हैं कोई सुनता ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि हो जाएगा, नाली बन जाएगी सब। जब से सीसी हुई है, सीसी भी पूरी उखड़ चुकी है और नाली अभी तक नहीं बनी है, करीबन 8-10 साल हो चुका है इसको। वो कहते हैं कि हो जाएगा, काम हो जाएगा। आते हैं वो मौके पे? नहीं आते हैं। यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है, लोग उसको और बूंदे हुए हैं, निकलने नहीं देते हैं। सीसी भी बंद कर दो सब, सीसी पे अपनी मट्टी डाल के आगे सीसी बंद कर दो। 4 साल से ज्यादा समस्या है। अरे शिकायत का नगर पालिका बन करना 2 दिन में हो जाए, लेकिन कछु को आवती नहीं है। 5-6 साल हो गए शिकायत कर, हार गया हमें शिकायत कर। अरे जाना का बच्चा हुई जरा डूबा उठका खा गो। समस्त बार होगा मेरे द्वारा एवं पेंटिंग और सफाई दलों द्वारा निरीक्षण किया गया। जहाँ जहाँ पानी भरा है, कच्ची जगह है, वहाँ का पानी निकलवाया जा रहा है और बरसात समाप्त होने के बाद राशि उपलब्ध होगी। इसी रोड का कार्य करा दिया है। हमारा ये कहना है कि अभी मुझे 15 दिन करीब हुए हैं ज्वाइन किए। हमारे नगर परिषद की जो पुरानी नाली है, वो लोग बागों द्वारा अपने घरों के अंदर घर चबूतरा बना लिए गए हैं, अतिक्रमण कर दिया गया है। वो अतिक्रमणधारियों के अतिक्रमण मेरे द्वारा तोड़वाए जा रहे हैं और पुरानी नाली निकलवा कर जो पानी भरा है उसकी निकासी पुरानी नाली में करवाई जा रही है। तो कई छोटी जगहों पर, कई कस्बे में, गली मोहल्ले में स्वच्छता अभियान का आलम कुछ इसी तरह है। मेन सड़कें तो साफ कर दी जाती हैं, बस्तियां, गली मोहल्ले, यहाँ कीचड़ के अंबार होते हैं, कचरा होता है, वहां तक नगर निगम की गाड़ियां नहीं पहुंचती, स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ अमला नहीं पहुंचता और फिर इस तरह की खबरें सामने आती हैं और फिर फैलती है महामारी। फिर चाहे मलेरिया का प्रकोप हो, डायरिया जैसी खबरें हो, इस तरह की खबरें सामने आती हैं। तो स्वच्छता अभियान क्या सिर्फ मेन सड़कों तक, साफ सुथरी सड़कों तक, बाकी जगहों पर ये कुछ भी नहीं? सवाल ऐसे खड़े होते हैं इन खबरों के बाद। बहरहाल 5 शहर 5 खबर में इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।